मार्क्स भी अच्छे मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तुम लोगों को फॉलो करने हैं 3 स्टेप्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि तुम्हारी क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जो कि कम पढ़ता है बट उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। Yes? और एक तरफ होते हो तुम लोग जो पढ़ते तो हो बट जिस हिसाब से पढ़ाई करी है उस हिसाब से तुम्हारे मार्क्स आते नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। या फिर ये जो टॉपर लोग होते हैं ये ऐसा क्या लिखते हैं कि इनके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं एग्जाम के। ये भगवान क्या जुल्म है। कभी ना कभी तो हम सब ने ये चीज सोची ही होती है। इसका जवाब छुपा है बच्चों उनकी आंसर राइटिंग टेक्निक में। क्यों हिला डाला ना। तो चलो आओ आज इसे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझते हैं कि आंसर राइटिंग होता क्या है। जिस तरह से आप एग्जाम के अंदर अपना आंसर लिख के आते हो उसको हम कहते हैं आंसर राइटिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने होते हैं तो आज चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से अपना पेपर जो है वो लिखना चाहिए एग्जाम में। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, क्योंकि आपको चाहे सब्जेक्ट की कितनी भी नॉलेज हो पर अगर आप उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, उसको अच्छे से लिख नहीं पा रहे हो ना, तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। नॉलेज होगी आपकी 100% बट अगर आपको उसको प्रेजेंट करना नहीं आता तो आपको मार्क्स मिलेंगे 60%। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। अब बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि आंसर राइटिंग का मतलब होता है अच्छी हैंडराइटिंग में अपना पेपर लिख के आना। तो नहीं, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग ये दोनों ना अलग अलग चीजें होती हैं। और अगर ये दोनों चीजें आप अच्छे से करते हो ना तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको एक बहुत अच्छा अबव 90% स्कोर मिलता है अपने हर एग्जाम के अंदर, चाहे आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हो या फिर कॉलेज का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखो, जैसे ही तुम एग्जाम हॉल में बैठे होगे और तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो अब तुम्हें क्या करना है। तुम लोगों को फॉलो करने हैं 3 स्टेप्स। पहला रीडिंग, दूसरा थिंकिंग एंड थर्ड इज राइटिंग। कभी एग्जाम शुरू होने से पहले हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है और हमें 10 to 15 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली मिलते हैं उसको जस्ट रीड करने के लिए। दिस कम्स टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज रीडिंग। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में आए ना, ऊपर से लेके नीचे तक सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चंस के अंदर भी सब क्वेश्चंस होती हैं, यानी एक क्वेश्चन के अंदर ही 2 क्वेश्चन होते हैं पर हम जल्दी जल्दी में सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ पाते हैं और दूसरा पार्ट हमारा गलती से छूट जाता है। तो बहुत bच्चे इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। बट आपको ये पार्ट स्किप नहीं करना है क्योंकि यहीं पे आपकी पहली गलती हो जाती है जो कि आपको टॉपर बनने से रोक देती है। अब जो मैं इतना फोकस कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है, इस पे मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, ताकि आप सेकंड पॉइंट पे जा सको, दैट इज थिंकिंग। अब ये वाला जो स्टेप है ना, ये ज्यादातर बच्चे निग्लेक्ट ही कर देते हैं, वो सोचते ही नहीं है। तो अब हमें सोचना क्या है यहाँ पे बैठ के। अब यहाँ बैठ के तुम ये तो नहीं सोचोगे कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या कपड़े पहनूं, मुझे कहाँ घूमने जाना है, ये सब नहीं। क्या कर रहे हैं यार तू। तो मजाक है क्या। सोचना यहाँ पे हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर के बारे में ही सोचना है। तो देखो, एज अ स्टूडेंट हमें पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है, कौन सा क्वेश्चन हमें बिल्कुल एवरेज तरीके से आता है, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे मिल जाते हैं कभी कभी पेपर के अंदर कि ये तो नाम ही पहली बार सुना है, इसमें हम लिख के ही आएंगे तो नाम ही पहली बार सुना है। अब देखो, जो क्वेश्चन तुम्हें सबसे अच्छे से आता है ना, चाहे वो 5 नंबर का हो चाहे 15 नंबर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम्हें जो क्वेश्चन अच्छे से आता है ना, तुम सबसे पहले उसको करो, ठीक है। फिर जो तुम्हारा एवरेज वाला आंसर आता है तुम्हें वो लिखो, और लास्ट में जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता ना या फिर बहुत कम आता है वो तुम लिखो सबसे लास्ट में। अब कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को करना चाहिए पहले और कम मार्क्स वालों को एंड में करना चाहिए, बट मेरी जो सलाह रहेगी यहाँ पे वो यही रहेगी कि जो तुम्हें अच्छे से आता हो ना, तुम सबसे पहले वही करो। अब मैं इसका तुम्हें रीजन भी बताती हूँ, क्योंकि देखो टीचर को नहीं पता कि तुम्हें क्या अच्छे से आता है और क्या अच्छे से नहीं आता। उसको क्या पता, भाई क्लास में 40 बच्चे हैं, वो सबका ये थोड़ा ना ध्यान रखती रहेगी कि इसको ये आता होगा इसको ये नहीं आता होगा। तो
अगर तुम्हारा पहला ही आंसर तुमने बहुत अच्छे से लिखा होगा ना, तो एक कोट है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर तुमने पहला ही आंसर बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया होता है ना, तो तुम्हें तुम्हारे टीचर को भी लगता है कि हाँ भाई इसको तो बहुत अच्छा आता होगा ये सब्जेक्ट, ये नॉलेजेबल है ये बच्चा। और जैसे ही वो तुम्हारा एंड में जाके पेपर चेक करने लगता है ना टीचर, तो अगर तुमने वहाँ पे अपना आंसर ढंग से नहीं भी लिखा ना, तो टीचर एक बार को ये भी सोच सकता है कि हाँ मे बी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से इसने एंड में इतना अच्छे से अपना आंसर ना लिख पाई हो या लिख पाया हो, क्योंकि उस टाइम कम होता है। तो एक तरीके से तुमने अपनी टीचर को ट्रिक कर लिया। थोड़ा दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। और तुम्हें मार्क्स भी अच्छे मिल गए। अब तुमने रीड कर लिया पेपर को अच्छे से, फिर तुमने थिंक भी कर लिया कि हाँ मुझे ये वाला आंसर लिखना है, ये बाद में लिखना है और ये वाला सबसे लास्ट में लिखना है। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज वे ऑफ राइटिंग। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं। अपने क्वेश्चन को ना अच्छे से समझो। ठीक है समझिया। जो तुमसे पूछा जा रहा है ना, तुम उतनी ही इंफॉर्मेशन लिखो। आलतू फालतू की चीज लिखने की अपने ना आंसर में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टीचर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते इसके, जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखो। बात तो सही है। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें मिला है और तुम उसका आंसर पैराग्राफ में लिख रहे हो ना, तो अवॉइड करो पैराग्राफ लिखने को। कोशिश करो कि अपने हर आंसर को ना तुम बुलेट्स में लिखो, पॉइंटर्स में लिखो। तो उससे क्या होता है ना, टीचर को भी ना पढ़ने में आसानी रहती है और वो इजीली तुम्हारा पेपर चेक कर सकती है, तो तुम्हें मार्क्स भी अच्छे मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज डिफरेंट मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग योर आंसर। देखो हर जगह जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ पैराग्राफ या फिर पॉइंटर्स बना के ही अपना आंसर लिखना है। कई जगह पे हम डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं, टेबल्स का यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपना जो आंसर जो है वो बहुत इजीली कन्वे कर सकते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो इससे क्या होगा ना, जो एग्जामिनर है उसको चेक करने में बहुत आसानी रहेगी और उसे ये भी मिल जाएगा कि हाँ इसने बहुत अच्छे से इस आंसर को प्रेजेंट किया है। क्योंकि फ्लो चार्ट्स वगैरह में ना ज़्यादातर बच्चे नहीं लिखते, ज़्यादातर बच्चे सिर्फ पॉइंटर्स में या पैराग्राफ में ही अटके रह जाते हैं। बट अगर तुम इस तरीके से डिफरेंट तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट कर दो ना, तो टीचर भी जो है वो तुमसे इम्प्रेस होता है। इसलिए मेरा एक सजेशन भी रहेगा कि जब तुम अपने नोट्स बनाते हो ना सब्जेक्ट्स के, तो उनको अलग अलग वे ऑफ प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश क्या करो। जैसे कहीं पे फ्लो चार्ट बनाओ, कहीं पे टेबल्स बनाओ, कहीं पे डायग्राम्स बनाओ, ठीक है। तो इस तरह पैराग्राफ में लिखने के बजाय इस तरीके से अपने आंसर को लिखने की कोशिश किया करो, और फिर एज इट इज वो आंसर तुम अपने क्वेश्चन में भी पेपर के टाइम पे भी लिख के आ सकते हो। सबसे आखिरी पॉइंट है जो कि टिपिकल एडवाइस होती है हर किसी की, कि मार्जिन्स बनाने हैं आपको दोनों तरफ, ठीक है। अपनी राइटिंग को नीटली लिखना है। अगर तुम साफ राइटिंग भी नहीं लिख पा रहे हो तो एटलीस्ट दो लाइन छोड़ के प्रॉपर क्लीनलीनेस हो तुम्हारी आंसर शीट के अंदर। हर क्वेश्चन को खत्म करने के बाद उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करो, ताकि टीचर को भी क्लैरिटी हो कि यहाँ पे तुम्हारा आंसर खत्म हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि तुम यूज कर सकते हो, जिससे कि तुम आराम से किसी भी पेपर में, स्कूल कॉलेज किसी के भी एग्जाम में तुम 90+% अपनी बना सकते हो। तो अगर तुम्हें मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।